पर जहां एक और अमेरिका भारत से ट्रेड डील के नाम पर लगातार नेगोशिएशन किए जा रहा है, साल दर साल आगे बढ़ता जा रहा है, और इस बीच में लंबे समय से भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में पेंडिंग रही ट्रेड डील साइन हो जाती है। ट्रेड डील का आसानी से अर्थ यह है, क्योंकि अब आप सभी लोग टैरिफ से पूरी तरह अवगत हो ही चुके हैं, तो ऐसी डील्स जिनमें टैरिफ ना हो या ना के बराबर हो, ऐसी ट्रेड डील भारत और यूरोपियन यूनियन ने साइन कर ली है। आसान भाषा में कहें तो आपने अगर कभी मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी जैसी गाड़ियों को देश में बहुत महंगा पाया, तो अक्सर सुनते हुए भी पाया होगा कि इन कंपनीज को भारत में गाड़ी बेचते समय बहुत ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ता है। समझिए कि वो टैक्स अब ना के बराबर रह गया है। प्रधानमंत्री ने अपनी बात में इस बात को बहुत महत्व दिया कि गुड्स एंड सर्विसेज भारत और यूरोप के बीच में विश्वास को बहुत बढ़ाएंगे, जिससे करोड़ों लोगों को फायदा होगा। ग्लोबल जीडीपी में भारत डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ के प्रति अपनी जो जिम्मेदारी है उसे साथ साथ दिखाता जाएगा। भारत ऊर्जा क्षेत्र के लिए भी अवसरों की भूमि है। यह बहुत बड़ा सेंटेंस है, इसे समझिएगा। इसी पर असल मायने में अमेरिका को मिर्च लगी है। बात यह है कि यूरोपियन यूनियन भारत से बड़ी मात्रा में तेल इंपोर्ट करता है, और यह फैक्ट आप लोगों को जानना चाहिए। यूरोपियन यूनियन को भारत तेल बेचता है, जबकि भारत खुद तेल का इंपोर्टर है। हमारी ऊर्जा आवश्यकता का लगभग 85% हम इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट करने वाला देश यूरोप को तेल बेचता है। यह कैसे संभव है? तो ध्यान से शब्दों का फेर है। शब्दों का फेर यह है कि भारत क्रूड ऑयल का इंपोर्टर है, यानी कि हम कच्चा तेल मंगाते हैं, उसे अपने यहां पर परिशोधन करते हैं, रिफाइन करते हैं। रिफाइन करने के बाद बने पेट्रोल, डीजल, टर्बोफ्यूल, इनको एक्सपोर्ट करते हैं। दुनिया में मैक्सिमम ऑयल शोधन का, यानी कि रिफाइन करने का, भारत कीर्तिमान जल्दी ही स्थापित कर लेगा। हम अपने यहां पर तेजी से रिफाइनरीज का जाल बिछाते जा रहे हैं, और इनके लिए हमने $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट की भी प्लानिंग की हुई है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधन केंद्र भारत बन जाएगा, जो 300 मैट्रिक टन तेल शुद्ध करने लगेगा। इस बात के मायने क्या हैं, समझिएगा। भारत अगर दुनिया के किसी भी देश से क्रूड खरीद रहा है, तो वो यूरोप को तेल बेच पाएगा। आपके दिमाग में एक सवाल बनेगा कि सर, यूरोप को तेल खरीदने के लिए क्या खुद के यहां रिफाइनरी लगाना चुनौतीपूर्ण लगता है? नंबर एक। नंबर दूसरा, क्या रूस को क्या यूरोप को तेल अगर शुद्ध खरीदना ही है, तो वो कहीं से भी खरीद सकता है, भारत से ही क्यों? इसके पीछे के तर्क जान लीजिए। देखिए, पिछले 3-4 सालों में जब से रशिया यूक्रेन युद्ध चला है, भारत को क्रूड ऑयल बहुत सस्ता मिला है। भारत को तो सस्ता क्रूड ऑयल मिला क्योंकि रशिया के साथ भारत की तेल डील जो थी वो बहुत ही सशक्त थी। उस सस्ते तेल को हमने रिफाइन करके यूरोप को बेचा। यूरोप खुद क्यों नहीं ले पाया? क्योंकि इनको रशिया को पाबंदी लगानी थी, सैंक्शन लगाना था। इसी के चलते यूरोप ने कई बार भारत को यह कहते हुए भी पहले, मतलब पास्ट में जब अमेरिका के वो मित्र हुआ करते थे, तब ये कहा है कि भारत वॉर को फाइनेंस कर रहा है, फ्यूल कर रहा है। अगर भारत रूस से तेल ना खरीदे तो शायद पैसा रूस के पास नहीं पहुंचेगा, और रूस के पास पैसा नहीं पहुंचेगा तो वो यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा। लेकिन चूंकि अमेरिका के कहने पर यूरोप ने रशिया पर प्रतिबंध लगाए कि हम तुमसे तेल नहीं खरीदेंगे, और कहीं और से खरीदते हैं तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं उनको फील हुई। हालांकि अमेरिका ने बहुत बार यह टोका है यूरोप को कि तुम इनडायरेक्टली खुद ही पर हमला फाइनेंस कर रहे हो। भारत से तेल खरीदते हो, पैसा रूस तक पहुंचता है, और वो रूस तुम पर गोले गिराता है। खैर, जो भी है, यूरोपियन यूनियन इस बात को अच्छे से समझती है। वो ये समझती है कि तमाम बयानबाजियों के बीच में वास्तविकता कहीं अलग है। वास्तविकता क्यों? क्योंकि अमेरिका तो खुद इनका दुख दर्द का साया बनकर साथ आया था, लेकिन उसने नाटो के नाम पर इन्हें धमका दिया, ग्रीनलैंड छीनने की धमकी दे दी, टैरिफ से इन्हें लाद दिया। तो भले भैया, तुमसे तो मित्रता की जगह दुश्मनी अच्छी, हम दुश्मनों से सचेत रह लेंगे। अक्सर एक पंक्ति कही जाती है कि हे ईश्वर, मुझे मित्रों से बचने की शक्ति देना, दुश्मनों को मैं पहचानता हूं। ये ऐसे में मेडिकल सर्जिकल उपकरणों पर 90% सामान टैक्स फ्री होना, खाद्य उत्पादों पर लगने वाला शुल्क घट जाना, यूरोपीय देशों की शराब पर 150% जो टैरिफ लगता था, अब वो 20 से 30% रह जाएगा। बियर पर शुल्क 50% रह जाएगा, स्पिरिट पर 40% रह जाएगा। ये वो फिगर्स हैं जिससे ये पता चलता है कि दोनों देशों के बीच में कौन से सामान ऐसे हैं जो फायदे में होंगे। ठीक है, यहां पर कार और मशीनों के बारे में बात करें तो यूरोपियन कार भारत में हर साल
अब 2.5 लाख बिक सकेंगी। बड़ा नंबर होता है। ऑडी, बीएमडब्ल्यू जैसी जो गाड़ियां हैं, मर्सिडीज जैसी जो गाड़ियां हैं, उनका 2.5 लाख अगर कोटा तय कर दिया गया है और उस पर इंपोर्ट ड्यूटी को धीरे धीरे घटाकर 10% तक कर दिया जाएगा, यह दर्शाता है कि अब वो गाड़ियां भारत में बहुत सस्ते दामों पर मिलने लगेंगी। इतना सस्ते कि वो भारत की जो ब्रांड ऑलरेडी सर्वाइव कर रही हैं उनको कॉम्पीट करेंगी, क्योंकि ऑलरेडी वो एक प्रेस्टीज कैरी करके चलती हैं, ब्रांड वैल्यू कैरी करके चलती हैं। मशीनरी पर लगने वाला 44% तक का टैक्स और रसायनों पर लगने वाला 22% टैक्स लगभग खत्म हो जाएगा। और तो और जो फाइटर जेट्स हैं या फिर अंतरिक्ष से जुड़े हुए जो सामान है उन पर भी टैरिफ को घटा दिया जाएगा। तो एविएशन सेक्टर में बहुत फायदा होगा। भारत चूंकि दुनिया का तीसरा बड़ा कार मार्केट है और ऐसे में विदेशी कंपनियों का भारत के अंदर 4% तक योगदान है, ऐसे में टैक्स घटने पर अब विदेशी कंपनियों की गाड़ियां भारत में ज्यादा बिकने लगेंगी, जिससे भारत में बाजार कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। साथ ही साथ भारत के कपड़े, जैम्स, ज्वेलरी, फुटवियर, चमड़ा, हस्तशिल्प, इन सेक्टर्स को भी अब बड़ा फायदा होगा, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स अब यूरोपियन बाजार में लगभग जीरो टैरिफ के ऊपर बिक पाएंगे, क्योंकि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरह है। यहां पर डायरेक्ट एंट्री होगी 2 ट्रिलियन इंडस्ट्रियल मार्केट के अंदर। प्रेफरेंशियल एक्सेस होगा इंडियन इंजीनियरिंग गुड्स का बाजार के अंदर। इंडियन इनोवेशन को किस तरह से फायदा मिलेगा? भारत $300 बिलियन का एक्सपोर्ट टारगेट कर रहा है 2030 तक। परिणाम निकलेगा कि भारत का जो एमएसएमई सेक्टर है वो बहुत तेजी से महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु जैसे राज्यों में बहुत ग्रो करने लगेगा। जहां तक बात हो जेम्स एंड ज्वेलरी की, 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस मिला है जेम्स एंड ज्वेलरी को। हाल ही में अगर आपको पता हो तो अमेरिका में हम बहुत ज्यादा जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करते थे। टैरिफ के चलते भारत का जैसे सूरत जैसे जो बड़े हब हैं, इन्हें बड़ा नुकसान होने लगा था, लेकिन अब यहां से ड्यूटी फ्री एक्सेस यूरोप में होने लगेगा, तो ये बड़ा बाजार भारत के लिए खुलकर आएगा, जिससे $79 बिलियन के प्रीमियम मार्केट के अंदर भारत की एंट्री हो पाएगी। ये बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेगा। टेक्सटाइल और अप्रैल के अंदर बात करें तो जीरो ड्यूटी हो जाएगी 100% लाइंस पर, और मतलब इस तरीके से, और जिससे डायरेक्ट एक्सेस होगा $263 बिलियन के ईयू के टेक्सटाइल मार्केट के अंदर। साथ ही साथ अगर लेदर फुटवियर की बात करें तो 17% से 0% कर दिया गया है। ऐसे में भारत $100 बिलियन का जो ईयू का लेदर मार्केट है उसमें एंट्री कर जाएगा। मतलब एक प्रकार से भारत निश्चित ही बहुत सारे अनटैप्ड एरियाज को अब टैप कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात है, भारत के लेबर इंटेंसिव जो क्षेत्र हैं जैसे टेक्सटाइल, फुटवियर, इनमें रोजगार की अपार संभावनाएं, चाहे जेम्स एंड ज्वेलरी, इनमें रोजगार की संभावनाएं यूरोपियन कंटेक्स्ट में बढ़ने लगेंगी। इसी के साथ साथ एक डेलीगेशन ने रक्षा मंत्री से भी मुलाकात की, और रक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद में ये जो बात कॉमन चर्चा निकल कर आई कि डिफेंस डील भारत और यूरोपियन यूनियन को एक दूसरे के नजदीक लेकर आएगा, और जिससे 2024 में भारत ने 1.5 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोडक्शन किया था और 25,000 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट किया था। तो आने वाले समय में ईयू के साथ में हमारी डिफेंस डील होने के चलते यूरोपियन यूनियन से बहुत सारी कंपनी देश में आकर के पैसा लगा सकेंगी। एफडीआई भारत के अंदर आसानी से आ पाएगा। चुनौतियां भी हैं, लेकिन चुनौतियां क्या हैं? लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है आप सभी साथियों से कि हम आप लोगों के लिए दिन पे दिन बेहतरीन कंटेंट, वेल रिसर्च कंटेंट लेकर आते हैं और आपको YouTube का एक स्टैटिक्स दिखाते हैं। संभवतः आपको मेरी अपील का कोई मतलब समझ में आएगा। साथियों, मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि आप में से जो लिसनर्स हैं मेरे, उनमें से 44% लिसनर ऐसे हैं जिन्होंने हमारे सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ये YouTube का एल्गोरिदम है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। 44%, लगभग आधे लोग ऐसे हैं जो हमारा सेशन सुनते हैं लेकिन सुनने के बाद भी बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। ऑन एन एवरेज मेरा सेशन 20 मिनट से ऊपर का होता है, लेकिन सब्सक्राइब करने में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, लगभग 0.19 सेकंड लगता है क्लिक करने में, जिसका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन फिर भी आप मेरी अगर सुनवाई नहीं करते तो यह थोड़ा दुख देता है। अगर आप सहयोग करते हैं जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। खैर, ये सत्य है, बाकी आपकी मर्जी है। जो टैक्स कम हुआ है उससे हमारी घरेलू कंपनियों को विदेशी कंपनियों के साथ चुनौती मिलेगी। दूसरा, भारत के प्रोडक्ट्स अगर यूरोप में बिकने जाते हैं तो यूरोप के ना पर्यावरण को लेकर बहुत सख्त नियम है। सख्त से मतलब उनका कहना है कि अगर लोहा आपके देश से आ रहा है और उस लोहे को यानी इस्पात को, स्टील को बनाने में कार्बन जला है, कोयला जला है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकला होगा। जितना कार्बन डाइऑक्साइड निकला है उस हिसाब से हम टैक्स लगाएंगे, क्योंकि वो कार्बन टैक्स बोलते हैं। हालांकि उस पर अभी ट्रेड डील के अंदर कोई चर्चा नहीं हुई है, उसे बाद के लिए रखा गया है, लेकिन भारत के लिए कॉम्पिटिटिव फील्ड अभी भी बचा है। इसी के साथ साथ यूरोप में लेबर लॉज बहुत सख्त हैं। अगर किसी काम के अंदर चाइल्ड लेबर का केवल शिकायत कर दिया, किसी फर्जी एनजीओ ने घुस करके कह दिया साहब आपके तो इस माल में लेबर लॉ लगा है, मतलब चाइल्ड लेबर लगा है, वो एक्सपोर्ट को रोक देते हैं, मतलब इंपोर्ट को रोक देते हैं कि नहीं चाहिए सामान।
नियमों को लेकर उनके यहाँ बहुत सख्ती है। जैसे भारत के अंदर जिस तरह से जेनरिक दवाओं का बाजार है, भारत के अंदर दवाओं की फॉर्मूले को जेनरिक तरीके से प्रोड्यूस करके सस्ती दवाएं बचती हैं, उनके यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉपीराइट जैसी जो चीज़ें हैं, ट्रेड फॉर्मूले को लेकर के वो बहुत सख्त हैं। और इसी सख्ती के चलते भारत के साथ आने वाले समय में कानूनी दिक्कतें हो सकती हैं। देखना होगा दोनों एक दूसरे की कितनी ज़रूरत समझ पाते हैं। लेकिन उसी तरह यूरोपियन यूनियन की भी चुनौतियां कम नहीं हैं। उनके यहां पर अब वैसे भी बाजार अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। अमीरी की तरफ तो बढ़ रहे हैं लेकिन बुढ़ापे जा रहे हैं। ऐसे में सर्विस सेक्टर में भारत के लोग बहुत अगर एंट्री करेंगे तो वहां रोजगार के संकट लोगों को पैदा होंगे। साथ ही साथ भारत का सस्ता माल वहां पहुंचेगा तो बाजार में उनका जो लोकल प्रोडक्शन है भारत के चीप क्वालिटी के सामने नहीं टिक पाएगा। भारत जो सस्ता माल वहां प्रोड्यूस करके पहुंचाता है, भारत ऑलरेडी सस्ता माल बनाते बनाते चाइना के जितना सस्ता माल प्रोड्यूस करने लगा है। तो ऐसे में अब उनके यहां पर जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उनको चुनौती देगा। दोनों के लिए कुछ चुनौती और कुछ अवसर जरूर है कि भारत ने एक बड़ी डील की है जिसके फिगर्स में 25% जीडीपी को कवर करना एक बड़ी जानकारी है। अब सवाल है कौन किसको कितना माल अभी बेचता है। बात की जाए तो भारत से ईयू को 6.9 लाख करोड़ का निर्यात होता है और ईयू से भारत को 5.5 लाख करोड़ का। तो भारत ज्यादा निर्यात करता है। इसका मतलब लगभग कितना हुआ ये 0.6 लाख करोड़ रुपए, 60,000 करोड़ के आसपास भारत ईयू से व्यापार करके कमाता है। और जब भारत व्यापार करके कमाता है और ये लंबा करियर बढ़ता चला जा रहा है, भारत जब इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो $77 बिलियन के अराउंड ऑलरेडी खड़ा हुआ है। ये एक्सपोर्ट बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच का व्यापार $200 बिलियन तक जाने की बातें हो रही हैं। भारत ने समझदारी से डेयरी सेक्टर को दूर रखा है। आपको याद होगा ना, पिछली बार भी जब हम अमेरिका के केस में बात कर रहे थे तो अमेरिका भी हमसे डेयरी प्रोडक्ट के लिए एंट्री चाहता था। उसका मानना था कि नहीं, हम आपके यहां पर और वो दूध भेजेंगे जिसके अंदर मतलब गाय जिसको मीट खिलाया गया है उसका दूध हम आपके देश में भेजेंगे। भारत ने कहा हम डेयरी प्रोडक्ट्स में किसानों से जुड़ा मामला है, किसी भी देश का मामला हम एंट्री नहीं करने देंगे। एफटीए से अक्सर हम एग्रीकल्चरल चीजों को दूर रखते हैं कि भाई सस्ता माल बना के हमारे देश के किसानों के साथ चुनौती मत करना। इस बार भी यही हुआ, हमने डेयरी सेक्टर को एफटीए से दूर रखा है। कुल मिलाकर अमेरिका को यहां से एक संदेश दे दिया है कि जब तुमसे नहीं किया था तो किसी और से भी नहीं किया, उनसे नहीं किया तो तुमसे भी नहीं करेंगे। अब तुमको ट्रेड डील करनी है या करनी है, नहीं करना है तो मत करो, ठीक है साहब। अब ऐसे में अमेरिका निश्चित ही चिढ़ेगा, लाजमी है। भारत जिस समय ट्रेड डील कर रहा था वहां के वाणिज्य मिनिस्टर जो हैं या कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो बोलना शुरू करते हैं कि देखिए कैसा हो रहा है, हमने तो यूरोप के लिए इंडिया पर टैरिफ लगाए थे कि तुम्हारे लिए देखो यूरोप क्या बोलते हैं, इंडिया रशिया से तेल खरीदता है, तुमको सस्ता तेल बेच देता है, तुम लोग उसके साथ टैरिफ क्यों नहीं लगाते हो। हम तो टैरिफ लगाए थे, ये जाके ट्रेड डील कर लिए। अरे तुम अकल के बुद्धुओं, तुमको ये समझ में आने वाली बात है कि भारत ने ट्रेड डील की है, तुम्हें असल में यूरोप से हितैषी नहीं होना था, तुम्हें तुम्हारा सिक्का कायम रखना था ताकि भारत रशिया से तेल खरीदना बंद करे। यूरोप का तो तुम केवल नाम ले रहे थे कि हम यूरोप को बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। तुम्हें असल में वेनेजुएला कब जाना था, तुम्हें तेल पर एक सत्र कंट्रोल दुनिया पर रखना था। तुम्हें चाहिए था कि यूरोप तुम्हारे लिए केवल बाजार रहे और एक ऐसा संगठित बाजार रहे कि वो ना रशिया जाए, ना चाइना जाए, ना इंडिया जाए, वो केवल अमेरिका की तरफ देखें। लेकिन तुम्हारी अति महत्वाकांक्षा ने जब ग्रीनलैंड पर नजर डाली तो यूरोप सतर्क हो गया और यूरोप का सतर्क होना अब तुम्हें अखर रहा है। यूरोप इसीलिए तुमसे अलग होकर के निकल गया। ये इनके बयान हैं, निकल करके आए थे स्टॉक मॉरिसन के, लेकिन स्कॉट बेसेंट के। इन बयानों से साफ उनकी फ्रस्ट्रेशन जाहिर होती है। इसी बीच में एक और बयान वायरल होता है। अमेरिका के अंदर ट्रंप की ही पार्टी से एक सीनेटर है जिनका नाम टेड क्रूज है। उनका मतलब बयान आता है कि एक ऑडियो वायरल हो रहा है अमेरिका में जिसमें यह पता चलता है कि ट्रंप से यह कहा गया था कि अगर आप इंडियन गुड्स पर इतना टैरिफ लगाएंगे तो आपके यहां सामान बहुत महंगे हो जाएंगे। और अमेरिका में सामान महंगे होने का मतलब है कि वहां पर मिड टर्म इलेक्शन अभी नवंबर 26 में होंगे जिसके माध्यम से वहां के सांसद यानी सीनेटर्स के चुनाव होते हैं। अगर भारत जैसे देश जो कि सस्ता माल अमेरिका में बेचते हैं, आपने बहुत टैरिफ लगा दिया तो अमेरिका की महंगाई बढ़ जाएगी। अमेरिका की महंगाई बढ़ी तो रिपब्लिकन्स चुनाव में जीत नहीं पाएंगे और जब जीत नहीं पाएंगे तो अपोजिशन के यानी कि बाइडेन वाली पार्टी के डेमोक्रेट्स जो हैं वो बड़ी मात्रा में सीनेट में आ जाएंगे और अगर वो आ गए तो तुम पर आए दिन महाभियोग लगाएंगे, तुम काम नहीं कर पाओगे। तो टेड क्रूज को एक बार भगा दिया था ट्रंप ने अपनी समिति में से कि तुम बकवास कर रहे हो, निकलो यहां से। लेकिन उसी मीटिंग के अंदर का एक बयान वायरल होता है जिसमें पता चलता है कि इसमें असल दिक्कत जेडी वैंस कर रहा है। जेडी वैंस चाहता ही नहीं है कि भारत के साथ ट्रेड डील हो। ये क्या कहानी है समझ नहीं आ रहा है।
पहलगाम के समय पर ट्रेड वो यहीं बैठा हुआ था। हो सकता है कि उसका भारत ने कहना ना माना हो, उसका वो मुंह फुलाया बैठा हो। अब पता नहीं क्या कहानी चल रही है, नाराज हो ही जाते हैं लोग बाग, है ना? तो ऐसे में पता नहीं क्या कहानी है, बट हाँ, इसका एक बयान फिलहाल के लिए निकल रहा है। पर जो भी है, किसी व्यक्ति की निजी नाराजगी से दुनिया के व्यापार अगर प्रभावित होने लगे, तो ये पॉलिटिकल इमेच्योरिटी होगी, जियोपॉलिटिकल इमेच्योरिटी होगी। खैर, ट्रंप के साथ भारत के ट्रेड डील होंगे या नहीं, लेकिन इस बीच में हमने ये ट्रेड डील तो कर लिए। अमेरिका के साथ नेगोशिएशन चल रहे हैं। तस्वीर परसों की है, अमेरिका का एक कांग्रेशनल डेलीगेशन इंडिया आकर के हमारे विदेश मंत्री से मुलाकात करके गया है। मुलाकात की तस्वीरें बाहर आती हैं। उम्मीद की जाती है कि ट्रेड डील हो जाएगी। हालांकि अमेरिका से ट्रेड डील ना होने का भारत को नुकसान जरूर हो रहा है। भारत के एक्सपोर्ट्स घट रहे हैं। 56,000 करोड़ का अक्टूबर में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो रह गया है, और माना जा रहा है कि भारत को अमेरिका से एक्सपोर्ट कम होने पर, क्योंकि ट्रेड डील में टैरिफ का बड़ा योगदान है, 50% टैरिफ लगा है, तो ऐसे में हमारे एक्सपोर्ट बाधित हो रहे हैं। उम्मीद की जाती है कि यूरोपियन यूनियन से हुई ट्रेड डील अमेरिका को कंपनसेट कर पाएगी, लेकिन भारतीय निर्यातकों को नया बाजार तलाशने में समय तो लगेगा। तो 2026 थोड़ा तंग रह सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ जब तक ट्रेड डील नहीं होती है, तब तक भारत को यूरोपियन यूनियन के बाजार बनाने में समय लगेंगे, है ना?